Welcome class 11th students. We had discussed till significant figures. Now we will discuss Dalton's atomic theory. तो ये जो डाल्टन थे ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे. इन्होंने कहा था कि जो सारा मैटर होता है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है जिसे अपन एटम कहते हैं. ग्रीक में इसको एटोमियो कहा जाता है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल. तो इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे जो कि है सबसे पहला है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. तो जो कोई भी मैटर है उसमें वो एक सबसे छोटी चीज़ से बना हुआ है जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते जो कि एटम होता है. तो आपको यहाँ से एटम की एक और डेफिनेशन मिल गई कि एक ऐसा आपका पार्टिकल जो अपन जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो. और जो सारे मैटर हैं वो कंपोज्ड होते हैं एटम से. ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन all atoms of a given elements have identical properties including identical mass. मतलब जो एटम्स सेम होंगे, जिन ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स सेम होंगे उनके मास भी सेम होगा. लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स डिफरेंट होंगे उनका जो मास है वो भी डिफरेंट होगा. थर्ड, compounds are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio. और आपको पता है कंपाउंड्स जब बनेंगे जब अलग अलग आपके एटम जो हैं एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन हो. जैसे वाटर का आप एग्जांपल लें तो इसमें H2O फार्मूला है तो इसका मतलब है इधर फिक्स्ड अमाउंट है आपका हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम. नेक्स्ट, chemical reaction involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो एटम्स होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब वो जो हैं रीऑर्गेनाइज होते हैं, बस उनको अपन ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं. तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहलाएगा. तो ये डाल्टन के 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे. नेक्स्ट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास. तो आप एटम और मॉलिक्यूल के बारे में तो पढ़कर आए ही हैं. आपको पता है एटम क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है. एटम आपका एक इंडिविजिबल पार्टिकल है. अब एटॉमिक मास की बात करें तो अपन एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास. कोई एलिमेंट है उसके एक एटम का मास. तो अब मास जो है वो मतलब एटम जो है आपका बहुत छोटा होता है तो इसके लिए इसका मास भी जो है वो बहुत छोटा, मतलब इसकी जो अमाउंट होगा वो बहुत छोटा होगा. आजकल तो अपने पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री है, लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसा नहीं था. 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे वो रिलेट करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को. पहले जो है हाइड्रोजन यूज़ किया जाता था क्योंकि उसका जो मास था वो 1 माना जाता था, उसकी कोई यूनिट नहीं ली जाती थी. सिर्फ अपन जो साइंटिस्ट थे वो हाइड्रोजन के मास से रिलेट करते थे. लेकिन बाद में जो है कार्बन 12 को रेफरेंस की तरह यूज़ किया गया. अब आप रेफरेंस से समझ सकते हो, जैसे अपन बाज़ार जाते हैं तो जो सब्ज़ी बेचने वाला है अगर आप उससे 1 किलो सब्ज़ी मांग रहे हो तो वो 1 किलो का बाट रखता है. तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कार्बन 12 को चुना क्योंकि जो कार्बन 12 होता है उस टाइम पर 1961 में जो कार्बन 12 था वो ऐसा कार्बन का आइसोटोप था जिसके दूसरे आइसोटोप अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे. 19th सेंचुरी तक डिस्कवर नहीं हुए थे और इसकी अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा थी. लगभग 98% रहता है ये अपने एटमॉस्फेयर में. इसके अलावा ये रिएक्टिव भी नहीं है ज़्यादा. तो इसलिए जो कार्बन 12 है उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया गया टू मेज़र एटॉमिक मास. अब ये जो एटॉमिक मास होता है ये आपके AMU या फिर U में
मेज़र किया जाता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल to 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 को रेफरेंस रखा। तो उन्होंने ये माना कि हम ये मान लेते हैं कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है। एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है। तो एक AMU कितना हो गया, 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12। इसके अलावा ये यहाँ जो आपका 1 AMU होता है, इसकी वैल्यू आती है 1.6056 इंटू 10⁻⁻24। तो आप यहाँ इसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि आप ये अपन ये बोलते हैं कि 1 AMU जो है वो क्या है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एक्सपेरिमेंटली जो कार्बन 12 होता है, उसका जो मास होता है कार्बन 12 एटम का, वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ 1 AMU की वैल्यू आएगी 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। अब इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का मास जो है वो निकाल सकते हैं, मास इन टर्म्स ऑफ AMU। तो मास AMU के टर्म्स में मास निकालने का फॉर्मूला होता है आपका AMU इज़ इक्वल्स टू वेट। वेट वो होगा जो एक्सपेरिमेंटली आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा ये, डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ आप हाइड्रोजन का मास AMU में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है AMU के लिए आपको वेट, तो वेट यहाँ आपको गिवन है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको आपको डिवाइड करना है 1 AMU की वैल्यू से, जो कि ये है 1 AMU इज़ इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो हाइड्रोजन की वैल्यू, मास की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1.0080 AMU। इसी तरीके से जो आपका ऑक्सीजन होता है, उसका मास भी होता है 15.995। तो अभी जो है AMU को U से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि यूनिफाइड मास होता है। ये तो बात हो गई ऐसे एटम्स की जिनके कोई आइसोटोप्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री में एडवांसमेंट हुआ तो आइसोटोप्स भी पता चले। तो उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास का यूज़ में लिया गया। Many naturally occurring elements exist as more than one isotope. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, the average atomic mass of that element can be computed। मतलब आप कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके मास को, मतलब ये जो आइसोटोप का मास है 12, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी अबंडेंस से। एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन कहें तो ऐसे हो सकती है, इट इज़ द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। जैसे कार्बन 12 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 98.892। अब यहाँ ये आपको दिखाया हुआ है ये कैलकुलेशंस, तो ये सिग्निफिकेंस फिगर्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की गई हैं। बस यहाँ आप ये देख सकते हैं, या तो आप ये 12 जो है 12 मल्टीप्लाइड बाय 98.892 कर लो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके जो पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं, इनको अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको सॉल्व किया गया है। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि कार्बन का आएगा 12.011 U। और ये जो पीरियोडिक टेबल होती है आपकी, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी उनके जो हैं एवरेज एटॉमिक मासेस ही आपको दिए हुए रहते हैं।
देन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके मास का सम जो है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। जैसे कि अपन बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन में एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो 1 कार्बन है तो कार्बन का जो मास होता है कितना होता है 12.011, सिंपली आप 12 भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का मास होता है 1.08008। तो आपको यहाँ 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि CH4 में 4 हाइड्रोजन है तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको आप प्लस कर लेंगे तो ये आपका मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O होता है, आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1.008 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा 18.02। फॉर्मूला मास जो है आपका, ये जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये अपनी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में नहीं रहते। तो ऐसे कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज रहती हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है। तो आप इसका जो है कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास प्लस कर देना है, तो आपका सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास आ जाएगा। यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आपको यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है। कार्बन का मास आपका होता है 12। अब यहाँ 6 कार्बन है तो आपको 6 मल्टीप्लाइड बाय 12.011 करना है। हाइड्रोजन का 1.008 होता है, तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.008। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है और यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो आपको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है आपको उसको प्लस करना होगा, तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। अब आपको पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इनका जो atoms and molecules are extremely small in size and their number in even a small amount of any substance is really very large. To handle such large number a unit of convenient magnitude is required. जैसे अपन ये कह देते हैं 1 डज़न में 12 चीज़ें होती हैं, एक स्कोर में 20 आइटम होते हैं, इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं मोल की। तो SI सिस्टम ने जो है मोल इंट्रोड्यूस किया, जो कि 7th बेस यूनिट थी। तो जो मोल होता है वो आपका एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, मतलब ये दिखाता है। सिंबल जो है वो MOL होगा, जो इसका सिंबल होगा वो MOL होगा। और आपको ये याद रखना होगा, 1 मोल में 6.022 अपनी मतलब अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर लेते हैं, जो कि आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहलाता है, दैट इज़ Na, जो कि अपन Na भी कहते हैं। मतलब अगर आपको पता है, कोई कहे एवोगैड्रोस कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, तो आपको याद होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल इनवर्स, और इस Na को अपन एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल है उसको स्मॉल n से दिखाते हैं। तो मोल क्या होता है, मोल एक ऐसी काउंटिंग यूनिट है जो अपन बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम में लेते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो हैं अपन मोल में ही काउंट करते हैं। अब चाहे एक एटम है तो उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 आपके अमाउंट रहेगा।
An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, and any other particle or specified group of particle. अब आपको ये यहाँ दिखा रखा है, ये है in order to determine number the mass of carbon 12 atom was determined by mass spectrometer, जो कि हम पहले AMU में मैं आपको बताकर आई थी। जो कार्बन 12 है उसका मास जो है वो एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया, जो कि होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपन कंसिडर पॉइंट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ पॉइंट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, एक मोल कार्बन जो है उसमें 12 ग्राम अमाउंट रहता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे निकालोगे? जो वेट है, वेट अपॉन जो कार्बन का मास है, तो ये 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, जो कि आपका वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो कार्बन 12 है उसी को ही रेफरेंस यूज़ किया था। तो यहाँ कार्बन 12 का जो नंबर ऑफ एटम्स आए वही जो है आपका आंसर होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका ये 1 मोल जो होता है इसको अलग से नाम दिया गया, जो कि एवोगैड्रो कांस्टेंट है या एवोगैड्रो नंबर है, और इसको अपन Na से डिनोट करते हैं। अब इस नंबर की लार्जनेस ही दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। अगर अपन इसको इसके ज़ीरो के साथ लिखें तो ये इतना बड़ा नंबर होता है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, चाहे कुछ भी आपकी एंटिटी हो, अगर 1 मोल की बात की जा रही है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अमाउंट प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर अपन कहें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 हो एटम्स होंगे। इसी तरीके से वाटर की मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मोल में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल होंगी। तो इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अगर आपको 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में दिया हुआ है तो वो उसका मोलर मास होता है। द मोलर मास इन ग्राम इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास इन यू। जैसे कि मोलर मास बस यहाँ आपका ग्राम पर मोल है, तो यहाँ आपको ग्राम में दिया हुआ है मास, तो यहाँ ग्राम में अगर मास है तो ये आपका मोलर मास होगा। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, आपको यहाँ अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं इनका मोल दिया हुआ है। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक मोल अलग अलग सब्सटेंसेस का यहाँ आपको दिखा रखा है। अब अपन बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अपन बात करते हैं वाटर की। तो वाटर का जो मोलर मास होता है कितना होगा, कैसे निकालेंगे अपन? H2O है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16, तो 16 में 2 प्लस कर देंगे तो वो 18 आ जाएगा। सिंपली अपन 18 ले सकते हैं। तो यहाँ पूरी कैलकुलेशन दी हुई है आपको, तो मोलर मास ऑफ वाटर हो गया 18.02। अब आप कौन से, अब H2O की बात करें तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 डिवाइडेड बाय 18.02 इंटू 100। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसके मास से और डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के मोलर मास से। जो कंपाउंड है वो वाटर है और उसका मोलर मास 18.02 है।
तो हाइड्रोजन का मास परसेंट आएगा 11.18। इसी तरीके ऑक्सीजन जो है वो उसका मास होता है 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड 18.02, और अपन को उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ एक और एग्जांपल है आपका इथेनॉल का। तो आप सबसे पहले तो मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास आप निकालना सीख कर आए हैं। कैसे निकालेंगे मोलर मास? जो एटम है उसके मास को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना, बाकी सारे जो भी आपके एटम्स हैं उनको प्लस करेंगे। जैसे C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, तो 2 कार्बन के एटम है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 12.01। 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 6 गलत दिया हुआ है, आप 5 करेंगे, नहीं सॉरी 6 ही है क्योंकि एक H5 और एक H, तो आप 6 ही लेंगे, सॉरी ये 6 ही होगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 प्लस 16.00, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, इनके मासेस को इनके नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो जो आपका इथेनॉल है उसका मोलर मास आएगा 46.068। अब मास परसेंट अपन कार्बन की निकालेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 24, क्योंकि कार्बन 2 है तो 24 हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है वो इथेनॉल का है 46 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि आएगा 52.14%। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है 6 हाइड्रोजन है, तो 6 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका मोलर मास उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 1 ही होता है, तो 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही आएगा। इसी तरीके से मास ऑफ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन है उसका मास होता है 16, और आप उसको उसके नंबर से जो आपका कंपाउंड है उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जो कि अपन निकाल कर आए 46.068, और एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100, जो कि आएगा 34.73। तो ये आपका यहाँ मास परसेंटेज कंपोजिशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में दूंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।